start with the ninth number lecture of hydrocarbon series. So today we will discuss about chemical properties of alkanes. Let's start with nitration. What is nitration? That is the addition of nitro group. Nitro group, that is NO2 group. So when alkane, that is RH, reacts with the HNO3 in fuming condition in the temperature of 623 and 2773 Kelvin temperature and under pressure, RNO2 is formed plus water. अगर आप HNO3 फ्यूमिंग का यूज़ करते हैं और आपको ये टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ेगा और आपके पास नाइट्रो एल्केन मिल जाएगा. ठीक है, अब हम इसके मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए HNO3 क्या है. बेसिकली HONO2 है. तो इसके बीच का जो भी सिंगल बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है. तो यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगी और OH रेडिकल और NO2 रेडिकल मिलेगा. रेडिकल हमेशा रिएक्टिव होते हैं. तो एल्केन के साथ ये रेडिकल जुड़ेगा और एक R रेडिकल प्लस H2O मिलेगा. फिर R रेडिकल यहाँ बचा हुआ है और एक NO2 रेडिकल, ये आपस में मिलकर RNO2 बना देते हैं. अब आप देखो यहाँ पे RNO2 और वाटर एज ए प्रोडक्ट मिला है. तो ये हमारे पास इसकी मैकेनिज़्म है और ये जनरल रिएक्शन. अब इसके बाद हम एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे अगर आप मीथेन को HNO3 फ्यूमिंग के साथ ट्रीट करवाया आपने 773 केल्विन पर, तो आपको क्या मिलेगा? CH3NO2. देखो CH4 मीन्स CH3H. आपने H को रिमूव किया और NO2 को ऐड कर दिया. ठीक है, प्लस वाटर. सिमिलरली CH3 प्लस HNO3 फ्यूमिंग at 773 Kelvin gives CH3 CH2NO2 प्लस. अब देखिए, जब ये इसका मैकेनिज़्म अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, इसमें CH3 CH2 रेडिकल भी बनेगा, CH2 रेडिकल भी बनेगा, CH3 रेडिकल भी बनेगा. तो यहाँ पर 2 रेडिकल आपको देखने को मिलेंगे. तो इसलिए यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स, तो नाइट्रो मिलेंगे और वाटर मिलेगा. सिमिलरली अगर आप देखो CH3 CH2 CH3, मैंने प्रोपेन लिया है, अगर आप उसकी रिएक्शन करवाते हो HNO3 के साथ, सिमिलर रिएक्शन, तो आप देखो अब जैसे लास्ट केस में वो इसमें 3 रेडिकल मिलते हैं, CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल और CH3 रेडिकल, 3 रेडिकल मिलेंगे. तो 3 तो नाइट्रो प्रोडक्ट बन जाएंगे आपको. ये आ गया और वाटर तो आएगा ही आएगा, CH3NO2 आ जाएगा. ठीक है, और साथ में आ जाएगा हमारे पास CH3 CH2NO2. अब यहाँ तक आपको लगा कि जैसे लास्ट केस में किया तो उसी हिसाब से आपने बना दिए ये प्रोडक्ट्स. बट एक्चुअल में अगर आप देखो कि रेडिकल यहाँ है, ठीक है, इस वाले कार्बन के ऊपर है, इस कार्बन के ऊपर, तो ये रेडिकल हो गया प्राइमरी. तो यहाँ पर CH3 ये रेडिकल भी बनता है. यहाँ पर ये सेकेंडरी रेडिकल है, ये प्राइमरी. तो सेकेंडरी तो और भी ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए CH3NO2 प्रोडक्ट भी बनेगा. और जब आप ये कर रहे होते हो इस दौरान CO2 भी आ जाएगी, यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी. ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर रिएक्शन है नाइट्रेशन की. अब इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है, सेकंड जो हमारी रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन. सल्फोनेशन मीन्स आपने क्या करना है, सल्फोनिक एसिड्स बनाने हैं. एल्केन से सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा? देखो, एल्केन लिया आपने H2SO4 कंसनट्रेटेड लेना है. जैसे आप ये लोगे तो RSO3H प्लस H2, तो यहाँ पर एल्केन सल्फोनिक
एसिड आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है। अब इसके बाद हम एग्जांपल्स करते हैं। CH3 CH2 4 CH3 प्लस H2SO4 गिव्स। अब यहाँ पर देखो आप, तो CH3 CH2 4 CH2SO3H, आपने SO3H ऐड करना है इन प्लेस ऑफ 1H। यहाँ ये हमारे पास क्या बना, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है जो अभी तक हमने की है। और सॉरी, यहाँ पर वाटर आएगा, ठीक है, और एक यहाँ पर वाटर भी हमें मिलेगा। इसके बाद अब हम और करते हैं। रिएक्शन से पहले हम मैकेनिज़्म देख लेते हैं एक बार इसका, सल्फोनेशन का। देखो HNO3 को आपने कैसे देखा था, OHNO2 को ऐसे कर दिया था, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हुई थी। सिमिलरली जो H2SO4 होता है वो OHSO3H आप ऐसे लोगे, यहाँ पर भी होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगी, तो OHSO3H। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हुई, जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे SO3H, ये हमारे पास आ गया। अब आप देखो दोनों रेडिकल हैं, रेडिकल्स तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो जब ये ऐसे रिएक्शन हुई तो आप देखो वाटर आ गया और R रेडिकल मिल गया। अब R रेडिकल और ये रेडिकल मिल जाएंगे, ये आपस में मिलके RSO3H जो कि हमारे पास सल्फोनिक एसिड होता है दे देंगे, और साथ में वाटर का रिलीज़ होगा। ठीक है, तो ऐसे हमने इसकी मैकेनिज़्म करनी है। मैकेनिज़्म अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे तो आप अपने आप ही हर चीज़ बेसिक आप बात समझिए। पहले तो आपको होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करवानी है, फिर आपको पता होना चाहिए जितने भी रेडिकल बन रहे हैं वो कभी स्टेबल नहीं होते, वो हमेशा रिएक्शंस करते रहते हैं, तब तक करते हैं जब तक एक स्टेबल प्रोडक्ट ना बन जाए। अब यहाँ पर दो रेडिकल बने, अब इनमें से एक रेडिकल ने यहाँ रिएक्शन की, रिएक्शन करने के बाद एक स्टेबल प्रोडक्ट बना दिया, बट समहाउ यहाँ पर एक रेडिकल मिल गया। अब ये रेडिकल बचे हुए रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, तब एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो आपको ये चीज़ें कुछ याद रखनी चाहिए कि एक तो रेडिकल्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, वो तब तक रिएक्ट करेंगे अनटिल गेट स्टेबल प्रोडक्ट। जब तक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं मिल जाता तब तक उनकी रिएक्शन चलती रहेगी। और कई बार हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर करते हैं बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर, तब OH यहाँ पर ऐसे करके H2O ऐड हो जाता है, और कहीं ना कहीं O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, वो भी अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से सिर्फ OH रह जाता है और H रिमूव हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है आज की वो है क्रैकिंग और पायरोलिसिस। तो क्रैकिंग और पायरोलिसिस है क्या? पायरोलिसिस के नाम से आपको पता है, पायरो मीन्स होता है हीट, लाइसिस मीन्स ब्रेक। जब आप हीट देकर किसी भी एल्केन को और ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन जो है सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर होगा, और दे undergo bond cleavage and result into the formation of lower alkanes। देखिए अब क्या है, टेम्परेचर हाई प्रोवाइड किया आपने, बॉन्ड क्लीवेज हुई, और क्या मिला हमें, लोअर एल्केन मिला। तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस हिसाब से होगी, लाइक CH3 CH2 5 CH3। अब ये क्या है, ये हेप्टेन है हमारे पास 1, और ये 5 कार्बन और ये 1 कार्बन, टोटल हो गए 7। जब हेप्टेन को आप हीट करते हो, ठीक है, हीट करने से बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे। आपको एक तो पता है कि लोअर एल्केन मिलेगा, और लोअर एल्केन और बचे हुए जितने भी कार्बन होंगे वो वाले एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखो 7 में से सबसे पहले एल्केन मिला CH4, तो बचे कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन वाला एल्कीन आप लगा लोगे।
सिमिलरली आप अगर 2 कार्बन वाला यहाँ से इथेन मिल सकता है, C2H6 मिल सकता है, और आपको यहाँ पर C5H10 मिल जाएगा पेंटीन। सिमिलरली आप एक को यहाँ पर प्रोपेन मिल सकता है, और प्रोपेन के साथ बचे 4, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्यूटीन। अब अगर आप ब्यूटेन यहाँ से निकालते हो तो ब्यूटेन के साथ आपको क्या मिलेगा, 3 वाला प्रोपीन। और अगर आप पेंटेन निकालना चाहते हो एल्केन में तो मिलेगा इथीन। अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि मैम ये तो हायर होते हैं। बेसिकली हेप्टेन से सभी छोटे हैं, पेंटेन भी छोटा है, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ये सब छोटे ही हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हायर से आपने लोअर एल्केन को अगर लेना हो तो आप ये प्रोसेस कर सकते हो। जस्ट आपने हीट करना है, हीट करके आपको लोअर एल्केन और एक एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है। अब इसी में एक फीचर आता है थर्मल क्रैकिंग। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि थर्मल क्रैकिंग क्या होती है। थर्मल क्रैकिंग वो होती है अगर सिरप और सिरप ओनली इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर सिर्फ हीट की प्रेजेंस में क्रैकिंग हो रही है तो हम क्या कहेंगे, थर्मल क्रैकिंग। और अगर कैटालिटिक, एक आती है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होगा, अगर जो रिएक्शन है हमारी ये कैटालिसिस वाली, क्रैकिंग वाली, और वो किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो, तब हम क्या कहेंगे, कैटालिटिक क्रैकिंग उसको। अब कॉमन कैटालिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कॉमन कैटलिस्ट वो भी आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे आपको फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH3 दे दिया और यहाँ पर हीट कर दिया। हीट करने के बाद यहाँ पर लिख दिया सिलिका और एलुमिना, सिलिका एंड एलुमिना लिख दिया, और लिख दिया स्पेशल 3:1 के अंदर। अब बताओ क्या मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपको कैटलिस्ट का पता ही नहीं था। तो यहाँ पर बेसिकली सेम वही प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो भी पहले थे। तो जो कॉमन कैटलिस्ट होता है वो यही होता है, सिलिका एंड एलुमिना का। और सिलिका जो होता है वो 3 और एलुमिना होता है 1 में 3:1। और सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2 और एलुमिना का Al2O3। ठीक है। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि जो हमारे पास ये क्रैकिंग प्रोसेस है उसके अंदर है क्या। और क्रैकिंग के अंदर बेसिकली हायर से आपको क्या, लोअर एल्केन मिलता है। और ये कहाँ यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स फ्यूल्स के अंदर, ऑटोमोबाइल्स फ्यूल्स के अंदर ये देखा गया है। ठीक है। अब हम इसके बाद जो हमारे पास लास्ट आज की रिएक्शन है वो कुछ है 4th नंबर पे, आइसोमेराइजेशन। अब आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या, आइसोमर का मतलब होता है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है। लाइक अगर बात करूँ CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर NO2 लगा दूँ, CH3 CH2 NO2 नहीं, यहाँ पर CH3 लगा दिया और CH2 CH3। अब दोनों में क्या फ़र्क है, ये भी 4 कार्बन वाला एल्केन है, ये भी 4 कार्बन वाला एल्केन है, लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर एक N ब्यूटेन बना हुआ है। तो यहाँ ये फ़र्क है, ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। तो उसी हिसाब से आइसोमेराइजेशन प्रोसेस क्या होगी, CH3 CH2 CH3 जो कि क्या होता है, N ब्यूटेन होता है। N ब्यूटेन मतलब एक स्ट्रेट चेन की बात कर रही हूँ, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को अगर आप ब्रांच में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो AlCl3 प्लस HCl का कॉम्बिनेशन आप लेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस लोगे, या आप क्या कह सकते हो 573 केल्विन ले सकते हो, और 35 एटमॉस्फेयर पे ये रिएक्शन होगी और आपको क्या मिलेगा, CH3 CH CH3 CH3 जो कि क्या होता है, आइसोब्यूटेन, और ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। तो ये प्रोसेस जो है आइसोमेराइजेशन प्रोसेस है, सिंपल सा है। अगर आपने एक ही मतलब एल्केन को उसके ही आइसोमर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप AlCl3 प्लस HCl लोगे और ये रिएक्शन हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट 5th नंबर रिएक्शन। 5th नंबर जो हमारे पास आज है वो है रीफॉर्मिंग और एरोमेटाइजेशन। अब यहाँ से भी कुछ लोगों को समझ आ जाएगा, कुछ को नहीं आएगा। देखो, रीफॉर्म करना, कुछ नया बनाना, ठीक है, मतलब जो है उससे ही कुछ नया बनाना। और एरोमेटाइजेशन का मतलब एरोमेटिक करैक्टर को ऐड करना, एरोमेटिक करैक्टर ऐड होना, है ना। तो ये कैसे होगा, एरोमेटिक कैसे बनेंगे? हमारे पास तो क्या होते हैं, एल्केन होता है। एल्केन से आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने हैं। तो अभी कैसे करोगे? जस्ट आपने हीट करना है 773 केल्विन पे, मतलब हायर उस पर हीट करना है। टेम्परेचर आपको 10 to 20 एटमॉस्फेयर ही रखना है। तो इसके अंदर जो कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर यूज़ होते हैं वो बेसिकली होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, वेनेडियम और मोलिब्डेनम, और साथ में डाला जाता है एल्यूमिना। ठीक है, तो ये हमारे पास ये प्रोसेस है, और इसी को ही हम इसी के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो होता है साइक्लाइजेशन होती है, फिर आइसोमेराइजेशन होगी, आइसोमेराइजेशन, एंड देन क्या होगा, डिहाइड्रेशन। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, एरोमेटाइजेशन। तो बेसिकली एरोमेटाइजेशन के 3 स्टेप हैं, साइक्लाइजेशन, आइसोमेराइजेशन और डिहाइड्रेशन। आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो आप ये देखो, सबसे पहले क्या है, जैसे ये है, यहाँ पर देखने से क्या मुझे पता लग रहा है कि अगर सिंपल ये चीज़ आ जाएगी तो साइकिल बन जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है, साइक्लाइजेशन का। आपने क्रोमियम का एक ऑक्साइड लिया, एल्यूमिना के ऊपर 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया, और 15 एटमॉस्फेयर यहाँ पर प्रेशर लिया, और आपको क्या मिलेगा, साइक्लाइजेशन हुई मिल जाएगी। साइक्लाइजेशन हुई, उसके बाद क्या होएगी, आइसोमेराइजेशन और डिहाइड्रेशन। अल्टीमेटली आपको यही सेम प्रोडक्ट दोबारा अगर आप डालोगे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको पूरा साइकिल बन गया, एंड देन एरोमेटाइजेशन कंप्लीट हो गई। सिमिलरली अगर आपको यही रिएक्शन करवानी है इसके साथ, तो आप क्या दोगे, Cr2O3 इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोगे, 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर लोगे। तो आपको पता ही है, पहले तो ये साइक्लाइजेशन होगी और फिर एट द एंड एरोमेटाइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको टोल्यूइन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस करने का मतलब ही क्या है, आपने क्या किया, एल्केन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बना दिए। तो इसका मेन पर्पस क्या था, तो पर्पस इससे ये सॉल्व होता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। तो बेसिकली गैसोलीन की जो क्वालिटी है वो इस प्रोसेस से इम्प्रूव हुई है। ठीक है, तो ये हमने आज जो किए कुछ, सबसे पहले हमने आज किया था नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के बाद हमने सल्फोनेशन किया है, सल्फोनेशन के बाद हमने क्रैकिंग किया था, क्रैकिंग और पायरोलिसिस जिसको बोल सकते हैं, और साथ में आइसोमेराइजेशन किया, आइसोमेराइजेशन के बाद रीफॉर्मिंग और एरोमेटाइजेशन किया। ये कुछ प्रोसेसेस किए हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स का लास्ट टॉपिक होगा, एंड देन हम एल्कीन्स की और एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।